गुड मॉर्निंग एवरीवन। वी कुमार एकेडमी का ऑनलाइन लर्निंग सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे हमारे काफ़ी चर्चा में रहने वाले टॉपिक अर्थक्वेक का। ठीक है, अर्थक्वेक ये टॉपिक काफ़ी रिसेंटली बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है और ये मोस्टली सभी पेपर्स में आते हैं, चाहे यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो या सीएपीएफ हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, सभी पेपर्स में। ठीक है, तो चलिए आज इनको हम देखते हैं। और ये इसलिए भी चर्चाओं में है क्योंकि लगभग 2020 के बाद सीरीज ऑफ अर्थक्वेक्स आए जा रहे हैं इंडिया में और भी एशियन कॉन्टिनेंट में। अभी रिसेंटली टर्कीस में आया सीरीज ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, तो अर्थक्वेक हम लोग देखते हैं। तो अर्थक्वेक क्या है? तो अर्थक्वेक इज नथिंग बट सिंपली शेकिंग ऑफ अर्थ। इट इज जस्ट अ मूवमेंट ऑफ अर्थ। इट इज जस्ट शेकिंग ऑफ अर्थ। अर्थक्वेक क्या है? बस अर्थ का हिलना, शेक करना, वाइब्रेट करना, उसको हम लोग अर्थक्वेक करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अर्थक्वेक का रीजन क्या है, अर्थक्वेक क्यों आता है। ठीक है, तो बेसिकली अर्थक्वेक आता है मूवमेंट ऑफ प्लेट्स के कारण, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती रहती है कंटिन्यूअस। क्यों मूव करती हैं? क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे एक लेयर है जिसको हम लोग कहते हैं एस्थेनोस्फेयर, और एस्थेनोस्फेयर में मैग्मा है और वो वीक लेयर है। ठीक है, तो वीक लेयर होने के कारण वो जो मैग्मा का लेयर है वो कंटिन्यूअस फ्लो में रहता है। मैग्मा जो रहता है वो कंटिन्यूअस मोशन में रहता है, कंटिन्यूअस मोशन। ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन इसके ऊपर जो प्लेट्स हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो भी कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं। ठीक है, पर कई बार वो फ्रिक्शन की वजह से वो मूव कर नहीं पाती हैं। ठीक है, पर इनर्शिया में हम जानते हैं कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसका टेंडेंसी होता है कि वो मोशन में रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए कभी ना कभी ऐसा स्टेज आता है जब उसका टेंडेंसी इस फ्रिक्शन को क्रॉस कर जाता है और प्लेट्स मूव कर जाते हैं। ठीक है, और जब प्लेट्स मूव करेंगे तो अर्थ का शेकिंग होता है, देयर इज शेकिंग ऑफ अर्थ और अर्थक्वेक आता है। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है हमारे पास जिसके कारण से सीरीज 2020 के बाद सीरीज ऑफ अर्थक्वेक्स आ रहे हैं? वो रीजन ये है कि अर्थ के मूवमेंट का स्लो डाउन हो जाना, अर्थ के मूवमेंट का स्लो हो जाना। ठीक है, और ये रीजन ही है सीरीज ऑफ अर्थक्वेक्स के आने का। ठीक है, चलिए अब रीजन हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं फॉल्ट्स में। फॉल्ट्स क्या है? तो फॉल्ट्स बेसिकली है लिथोस्फेयर में क्रैक, क्योंकि लिथोस्फेयर को हम जानते हैं क्या, ये प्लेट्स में डिवाइडेड है। तो ये जो प्लेट्स का जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को, इस रीजन को हम लोग कहते हैं फॉल्ट्स। इस रीजन को हम कहते हैं फॉल्ट्स। ठीक है, तो जनरली जो अर्थक्वेक स्टार्ट होता है वो फॉल्ट से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि दो प्लेट अगर टकराएंगी तो वो टकराएंगी कहाँ? जहां उनका बाउंड्री होगा। ठीक है, तो चलिए हम फॉल्ट समझ गए। फॉल्ट्स क्या होता है? तो फॉल्ट्स बेसिकली प्लेट की बाउंड्रीज है और इनको हम क्रैक करते हैं, क्रैक्स इन लिथोस्फेयर। ठीक है, अब ये देखने के बाद हमारे पास दो टर्म आता है जो अर्थक्वेक से रिलेटेड है, वो है हाइपोसेंटर और एपीसेंटर। तो चलिए देखते हैं हाइपोसेंटर और एपीसेंटर क्या होता है। सपोज करते हैं ये हमारा प्लेट ए है और ये प्लेट बी है, ये दो प्लेट्स हैं। ठीक है, और ये हमारा सरफेस है। ठीक है, तो ये प्लेट का बाउंड्री क्या हो गया हमारा? फॉल्ट हो गया। ये क्या है? फॉल्ट। ठीक है, इसी फॉल्ट में दो प्लेट आपस में मूवमेंट करता है, वो टकराता है। ठीक है, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल ये इस जगह पे टकराता है, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो अर्थक्वेक इसी पॉइंट से सारे डायरेक्शंस में जाएंगी। अर्थक्वेक क्या है? एक वेव है। तो अब ये दो प्लेट्स टकराएंगे तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगा और एनर्जी रिलीज होकर इस पॉइंट से वो सारे डायरेक्शन में जाएगा, सभी तरफ। ठीक है, तो इस पॉइंट जहाँ से एनर्जी रिलीज हुआ था इसको हम लोग कहते हैं फोकस। फोकस, और फोकस को और हम एक और नाम से जानते हैं, वो है हाइपोसेंटर। ठीक है, और इस फोकस से नियरेस्ट पॉइंट जो हमारे अर्थ सरफेस पे होगा, इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे एपीसेंटर। क्या कहेंगे? एपीसेंटर। ठीक है, तो बेसिकली एपीसेंटर हमारे सरफेस का पॉइंट है जो फोकस से सबसे करीबी हो, नियरेस्ट हो। तो सबसे करीबी हम जानते हैं वही डिस्टेंस हो सकता है जो इसके डायरेक्टली परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो फोकस से डायरेक्टली परपेंडिकुलर होता है एपीसेंटर। एपीसेंटर सरफेस में होता है और फोकस कहाँ होता है? बेसिकली इंटीरियर ऑफ अर्थ में। ठीक है, तो हम वही देखे हैं हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर इज ऑल्सो नोन एज फोकस। तो हाइपोसेंटर इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, इसको हम लोग फोकस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था? एपीसेंटर। तो एपीसेंटर क्या था? ये पॉइंट ऑन सरफेस है नियरेस्ट टू द फोकस। ठीक है, तो जब हम ये टर्म देख लिए हाइपोसेंटर और एपीसेंटर, तो इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। ओके, अब एपीसेंटर और हाइपोसेंटर देखने के बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कितने टाइप्स के हैं? ठीक है, तो
तो फर्स्ट हमारे पास है टेक्टोनिक अर्थक्वेक। टेक्टोनिक अर्थक्वेक, तो टेक्टोनिक अर्थक्वेक इज सिंपली अर्थक्वेक क्रिएटेड बाय मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण जो अर्थक्वेक इंड्यूस्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक, ठीक है। एंड दिस आर द मोस्ट कॉमन वन। ये अर्थक्वेक सबसे ज्यादा कॉमन है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक का टाइप है, वो है हमारे पास वोल्केनिक अर्थक्वेक। तो वोल्केनिक अर्थक्वेक क्या है? तो वोल्केनिक अर्थक्वेक है जब वोल्केनो इरप्ट होता है, जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो ये अपने साइड में जो रॉक्स होते हैं उन रॉक्स के स्ट्रेस में चेंज लाता है, ठीक है। तो उस चेंज के कारण जो अर्थ में कंपन महसूस हो या जो अर्थ में वाइब्रेशन क्रिएट हो उसको हम लोग कहते हैं वोल्केनिक अर्थक्वेक। वोल्केनो इरप्ट्स एंड क्रिएट स्ट्रेस चेंज इन रॉक्स, ठीक है। और इस स्ट्रेस चेंज की वजह से अर्थ में वाइब्रेशन आता है, उस वाइब्रेशन को हम लोग कहते हैं वोल्केनिक अर्थक्वेक, ठीक है। आफ्टर वोल्केनिक अर्थक्वेक हमारे पास है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक क्या है? तो ये नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे अर्थक्वेक्स जो एक्सप्लोजन की वजह से हों, ड्यू टू एक्सप्लोजन। ठीक है, एक्सप्लोजन कुछ भी हो सकता है, मैनमेड भी, नेचुरल भी, ठीक है। तो जो एक्सप्लोजन की वजह से हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, ठीक है। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक के बाद हमारे पास आता है कोलैप्स अर्थक्वेक। कोलैप्स अर्थक्वेक क्या है? अब क्या होता है कि जो माइंस होते हैं, मैनमेड माइंस, वो कई बार क्या करते हैं कि कोलैप्स हो जाते हैं, ठीक है। तो माइंस जब कोलैप्स हो जाते हैं तो अर्थ के सरफेस में एक कंपन आता है, एक वाइब्रेशन आता है, ठीक है। तो उस वाइब्रेशन को हम लोग कहते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक, ठीक है। अब हमारा लास्ट है रिजर्वियर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। रिजर्वियर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक क्या है? रिजर्वियर क्या है? रिजर्वियर हम सब जानते हैं कि रिजर्वियर क्या है? पानी को स्टोर करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइक डैम्स। तो डैम जब होता है तो डैम में वाटर स्टोर होता है और वाटर का अपना वेट है, ठीक है। तो जब वाटर में वेट होता है और डैम में जब वाटर स्टोर होता है तो उस वाटर के वेट से लिथोस्फीयर में क्रैक डेवलप होते हैं। लिथोस्फीयर डेवलप्स क्रैक्स और फॉल्ट्स, ठीक है। अब लिथोस्फीयर में क्रैक्स या फॉल्ट डेवलप हो गए हैं तो उस क्रैक्स या फॉल्ट से हमारे अर्थक्वेक में एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, उसको हम लोग कहते हैं रिजर्वियर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स। तो बेसिकली अर्थक्वेक्स जो होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं: टेक्टोनिक, वोल्केनिक, एक्सप्लोजन, कोलैप्स और रिजर्वियर इंड्यूस्ड। इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। तो अर्थक्वेक से क्या इफेक्ट हैं? तो पहले तो सबको पता है फर्स्ट वाला कि ग्राउंड शेकिंग होगा, ठीक है। अर्थ का सरफेस शेक करता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्राउंड शेकिंग, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका इफेक्ट है अर्थक्वेक का, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद लैंडस्लाइड्स आते हैं। लैंडस्लाइड्स क्या होता है? तो कुछ भी लैंड का टुकड़ा, अर्थ का टुकड़ा को स्लाइड कर जाना। मोस्टली ये क्या होता है? अपर स्लोप से लोअर स्लोप में आ जाती है, ठीक है। तो ये भी अर्थक्वेक के कारण होता है। सुनामीज भी हम देखे हैं कई बार अर्थक्वेक की वजह से आती है, ठीक है, क्योंकि ओशन फ्लोर में वाइब्रेशन क्रिएट होता है और वो वाइब्रेशन उसके ऊपर का जो पानी है, जो ओशन वाटर है, उस पर एक मूवमेंट क्रिएट कर देता है जो सुनामी के टर्म में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास? उसके बाद है एवलांच। एवलांच क्या होता है? तो एवलांच भी बेसिकली लैंडस्लाइड के जैसा ही है, पर इसमें बर्फ, ग्लेशियर का मूवमेंट होता है, ठीक है। जैसे लैंडस्लाइड में लैंड का मूवमेंट हो रहा था, अर्थ के पार्ट का मूवमेंट हो रहा था, इसमें क्या है? इसमें बर्फ का मूवमेंट होगा, ग्लेशियर का मूवमेंट होगा, इसको कहते हैं एवलांच, ठीक है। एवलांच के बाद क्या है? फ्लड्स। तो कई बार क्या होता है कि अर्थक्वेक से क्या होता है? डैम्स टूट जाते हैं, ठीक है, रिजर्वियर टूट गए, तो उसके कारण क्या होता है? फ्लड्स आ जाती है, ठीक है। तो ये भी इसका एक इफेक्ट है। उसके बाद क्या इसका इफेक्ट है? इसका एक इफेक्ट है सॉइल लिक्विफिकेशन। तो व्हाट इज सॉइल लिक्विफिकेशन? तो सॉइल लिक्विफिकेशन बेसिकली क्या है कि कोई भी मिक्सचर होता है उसका एक लिमिट होता है, ठीक है, कि वो सॉल्वेंट को अपने अंदर एक लिमिट तक ही मिक्स कर सकता है, ठीक है। तो जब सॉइल अपने उस लिमिट को क्रॉस कर जाए उसके बाद सॉइल एक लिक्विड के जैसा ऐड करने लगता है, ठीक है, जिसको बेसिकली हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में कह देते हैं कीचड़,
ठीक है। तो सॉइल जब बेसिकली जब लिक्विड के जैसा एक्ट करता है तो वो अर्थ में डाउन स्लोप में फ्लो कर जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं सॉइल लिक्विफिकेशन, ठीक है। यस, आफ्टर नोइंग द टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, अब हमारे पास सवाल आता है कि अर्थक्वेक को हम मेजर कैसे करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। फॉर मेजरमेंट ऑफ अर्थ वी हैव टू वेज या टू स्केल, ठीक है। पहला है हमारे पास रिचर स्केल और दूसरा है मेर्केली स्केल, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोनों स्केल्स क्या है। रिचर स्केल क्या है? रिचर स्केल बेसिकली है, ये मेजर करता है मैग्नीट्यूड को। रिचर स्केल बेसिकली मेजर्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी रिलीज, मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी रिलीज, ठीक है। रिचर स्केल क्या है? तो ये क्या मेजर करता है? ये मैग्नीट्यूड को मेजर करता है जो एनर्जी अर्थक्वेक में रिलीज हुआ था उस एनर्जी के, ठीक है। इस स्केल का मेजरमेंट जो होता है 1 से लेकर के 0 से लेकर के 10 तक होता है, ठीक है। इसमें हम जानते हैं कि लगभग 1 और 2 मेजरमेंट का अर्थक्वेक वो रेगुलरली आते रहते हैं, ठीक है, रेगुलरली ऑकर्स। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली लॉग टेबल को फॉलो करता है, लॉग टेबल को फॉलो करता है। इसका मतलब ये है कि अगर 4 से हम 5 तक जा रहे हैं तो 4 से लेकर के 5 के बीच में 100 टाइम्स ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा, ठीक है। और ये नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जो हाईएस्ट मैग्नीट्यूड होते हैं, जो वेरी हाई रिस्क के होते हैं, वो 8 तक जाते हैं। 8+ अर्थक्वेक्स आर वेरी रेयर, और ये बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग और खतरनाक होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही था हमारा रिचर स्केल। ये क्या मेजर करता है? ये एनर्जी के मैग्नीट्यूड को मेजर करता है, अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करता है, और ये लॉग टेबल को फॉलो करता है, ठीक है। इसका रेंज जो है वो 0 से लेकर के 10 तक है। 1 और 2 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स रेगुलरली आते रहते हैं, पर उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। और 8+ अर्थक्वेक, इसको हम लोग मेजर अर्थक्वेक कहते हैं, और ये बहुत ही रेयर आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा स्केल है मेर्केली स्केल, ठीक है। ये स्केल क्या है? तो बेसिकली ये स्केल इंटेंसिटी को मेजर करता है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक ऑन पीपल्स इन्वायरमेंट। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि ये अर्थक्वेक कितना ज़्यादा डैमेज पहुंचा उस चीज़ को मेजर करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज करिए एक अर्थक्वेक आया और वो अर्थक्वेक के कारण लगभग 50,000 लोग उससे इफेक्ट हुए, ठीक है। और एक और अर्थक्वेक आता है, उससे 25,000 लोग इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जिससे 50,000 लोग इफेक्ट हुए वो इस स्केल में आगे होंगे, यानी इस स्केल में इसका रीडिंग थोड़ा ज़्यादा दिखाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मेरेकली स्केल वही है, पर मेरेकली स्केल को ज़्यादातर हम लोग एक्यूरेट नहीं मानते हैं, क्योंकि हर जगह का पॉपुलेशन और टोपोग्राफी सेम नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा इंडिया, ठीक है, हमारा इंडिया जो है अर्थक्वेक प्रोन नहीं है, तो यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं या जो भी स्ट्रक्चर हैं वो ऐसे नहीं बनाए गए हैं कि वो हाई मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक को अपने आप में मतलब सह सकते हैं, ठीक है। ओके, आफ्टर नोइंग द मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, अब देखते हैं हम लोग अर्थक्वेक वेव्स को, ठीक है। तो फोकस से जो एनर्जी रिलीज हुई थी, फोकस से जो एनर्जी रिलीज हुआ था वो हर डायरेक्शन में वेव के फॉर्म में मूव करता है, ठीक है। ओनली वेव के फॉर्म में, पार्टिकल्स के फॉर्म में नहीं। जैसे क्या देखते हैं हम, लाइट कैसे मूव करता है? तो लाइट वेव और पार्टिकल दोनों के फॉर्म में मूव करता है, पर जो अर्थक्वेक जो एनर्जी रिलीज करता है ये एनर्जी सिर्फ वेव के फॉर्म में मूव करता है, मूव्स इन ओनली वेव्स फॉर्म, ठीक है। और ये टॉपिक जो है पूरे अर्थक्वेक चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अर्थक्वेक वेव्स। इस पे काफी क्वेश्चंस भी देखे गए हैं और काफी क्वेश्चंस आने की संभावनाएं भी हैं, ठीक है। तो चलिए अर्थक्वेक वेव्स को देखते हैं। तो बेसिकली अर्थक्वेक के दो टाइप के वेव होते हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव। बॉडी वेव्स क्या होता है? जो एनर्जी रिलीज हुआ था, तो एनर्जी रिलीज होने के बाद जो वेव क्रिएट हुआ या एनर्जी जो वेव बन करके सब डायरेक्शंस में गया था, उसी को हम लोग कहते हैं बॉडी वेव्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेसिकली अर्थ के इंटीरियर में है, अर्थ के बॉडी में है, ऑन अर्थ बॉडीज, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं बॉडी वेव्स, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है? सरफेस वेव्स। सरफेस वेव क्या होता है? अब देखिए, अब ये बॉडी वेव्स ऊपर की ओर मूव कर रही थी, ठीक है, या चारों डायरेक्शन में मूव कर रही थी।
अब अगर ये ऊपर की ओर आएगी तो ऊपर क्या जानते हैं हम, लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, ठीक है, और प्लेट्स में बहुत सारे रॉक्स हैं। तो ये जब वेव्स रॉक्स में टकराएंगी, ठीक है, और रॉक्स में अपना एक इफेक्ट क्रिएट करेगी, ठीक है, और इफेक्ट क्रिएट करने के बाद क्या होगा कि ये रॉक्स में एक नया तरह का वेव जनरेट होगा और उस वेव को हम लोग कहते हैं सरफेस वेव। तो सरफेस वेव क्या है, तो सरफेस वेव भी बेसिकली बॉडी वेव ही है, पर जब बॉडी वेव्स जब रॉक से टकराते हैं और रॉक्स एक नया तरह का वेव क्रिएट करता है, नया तरह का वाइब्रेशन क्रिएट करता है, उसको हम लोग कहते हैं सरफेस वेव, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बॉडी वेव्स में। तो बॉडी वेव्स बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी वेव्स, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं पी वेव्स, ठीक है। सेकंड क्या है हमारे पास, सेकेंडरी वेव्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं एस वेव्स, ठीक है। पी वेव्स क्या होती हैं, तो पी वेव्स वैसी बॉडी वेव्स हैं जो हमारे अर्थ में, अर्थ सरफेस में जो सबसे पहले आती हैं, ठीक है। दिस आर फर्स्ट टू अराइव। और सेकेंडरी वेव्स क्या है, सेकेंडरी वेव्स जो सेकंड नंबर पे आती हैं। इसके बाद क्या होता है, जब ये दोनों बॉडी वेव्स आई, ये बॉडी वेव्स जब रॉक से मिलेंगी तो रॉक से मिलने के बाद नया तरह का वेव बनाएंगी सरफेस वेव। तो सरफेस वेव बेसिकली लास्ट आता है, ठीक है। सबसे पहले क्या आया, प्राइमरी, सेकेंडरी, उसके बाद सरफेस वेव, ठीक है। अगर किसी भी अर्थक्वेक के अगर हम सिस्मोग्राफ को देखें तो सिस्मोग्राफ कुछ इस तरह दिखता है। इसमें टोटल हमें 3 तरह के वेव्स दिखेंगे, 3 तरह की फ्लक्चुएशन दिखेंगी, ठीक है। जो फ्लक्चुएशन सबसे पहले दिखती है वो पी वेव्स के द्वारा बनाई जाती है, उसके बाद एस वेव के द्वारा, और लास्ट वाला सरफेस वेव के द्वारा। सरफेस वेव के द्वारा, ठीक है। अब देखिए, अब बेसिकली पी वेव और एस वेव और सरफेस वेव में एक मेजर डिफरेंस है। आइए हम उस मेजर डिफरेंस को देखते हैं एक बार। पी वेव and S wave and secondary wave. Now we are going to last topic of earthquake. हमारे earthquake चैप्टर का लास्ट टॉपिक शैडो जोन्स। तो शैडो जोन्स क्या होता है, तो शैडो जोन्स बेसिकली वो जोन्स होते हैं जहां पे earthquake के वेव्स को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। earthquake waves are not recorded. earthquakes are not recorded, ठीक है। ऐसे जोन्स को हम लोग कहते हैं शैडो जोन, ठीक है। तो शैडो जोन बेसिकली पी वेव का अलग बनता है और एस वेव का अलग बनता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एस वेव जो है वो लिक्विड लेयर से क्रॉस नहीं कर पाती है, और अर्थ के इंटीरियर में हम जानते हैं कि कोर का जो आउटर पोर्शन है वो ट्रू लिक्विड होता है, ठीक है। तो ये वेव्स उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगी। तो आइए देखते हैं शैडो जोन्स कैसे क्रिएट होती हैं। तो देखिए, जब पी वेव जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली एक बॉडी वेव है जो हर डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ये हर डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। मान लीजिए ये एपी सेंटर था, तो यहाँ से वेव्स ये हर डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ठीक है। पर जब ये नीचे आती है और इसको यहाँ पर जब लिक्विड लेयर का सामना करना पड़ता है, लिक्विड लेयर, तो ये लिक्विड लेयर क्या करता है, ये लिक्विड लेयर करेगा ये कि इस वेव को रिफ्लेक्ट कर देगा। क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। और रिफ्लेक्ट करने की वजह से क्या होता है कि ये अपने पाथ से भटक जाती है और एक ऐसा जोन क्रिएट करती है जहाँ पे ये वेव नहीं जा पाती है, ठीक है। तो वो जोन कौन सा होगा, तो पी वेव के लिए वो जोन होगा एपी सेंटर से 105 से लेके 145 डिग्रीज तक, ठीक है, बोथ साइड। कहाँ से कहाँ तक, पी वेव के लिए होगा एपी सेंटर से 105 डिग्री से लेकर के 145 डिग्री तक, ठीक है। और एस वेव के लिए क्या होगा, तो एस वेव के लिए ये 105 डिग्री के नीचे जा ही नहीं पाएगी, ठीक है। क्यों नहीं जा पाएगी, क्योंकि वहाँ पे लिक्विड लेयर था आउटर कोर में, ठीक है। तो एस वेव का जो शैडो जोन हो गया, वो शैडो जोन क्या होगा, बियॉन्ड 105 डिग्री, ठीक है। और पी वेव का क्या होगा, तो पी वेव का होगा फ्रॉम 105 डिग्री टू 145 डिग्रीज ऑन बोथ साइड फ्रॉम एपी सेंटर। तो बेसिकली दिस इज द शैडो जोन, ठीक है। शैडो जोन क्या होता है, जहाँ पे अर्थक्वेक की वेव्स को हम लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।